हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। इससे पहले के वीडियो में जो कि जनजातीय शासन व्यवस्था के बारे में था, उन वीडियो में मैंने संथाल, मुंडा, उरांव एवं खड़िया के शासन व्यवस्था के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। आज उससे आगे हम बात करेंगे हो जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में। आपको यहाँ यह बता दें कि JPSC की जो सिलेबस है जनजातीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है उसमें संथाल, मुंडा, उरांव, हो, खड़िया और नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। इसके अतिरिक्त एक और चैप्टर पढ़ना है अन्य जनजातीय या जातीय से संबंधित शासन व्यवस्था। यहाँ से 2 मार्क्स रहेंगे, बाकी बाद उरांव, मुंडा, संथाल, उरांव, मुंडा, संथाल, हो और खड़िया जनजाति से और नागवंशी जनजाति से सभी से एक प्रश्न रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम आज के वीडियो में हो जनजाति के शासन व्यवस्था को देखते हैं। यहाँ शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हो जनजाति जो है वो मुंडा जनजाति की ही एक उपशाखा मानी जाती है और इसीलिए हो जनजाति में वो जो भी शासन व्यवस्था है वो मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था से मेल खाती है। फिर भी यहाँ जो पद हैं वे मुंडा जनजाति के जो शासन व्यवस्था है उसके पद से भिन्न है। यहाँ आपको ये बता दें कि हो जनजाति जो है उस शासन व्यवस्था में जो परंपरागत शासन व्यवस्था आज से 2000 साल पहले 1000 साल पहले या आज से 400 साल पहले जो व्यवस्था देखने को मिलती थी, आज भी वही शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। उसमें परिवर्तन ना के बराबर हुआ है, जबकि अन्य जनजातियों जिसमें कि मुंडा भी है उनके शासन व्यवस्था में समय के साथ परिवर्तन हुआ है। यहाँ इनके शासन व्यवस्था में बात कर रहे हैं हो जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में, तो इनमें एक बार चेंजेस आए हैं जो बहुत नाम मात्र के चेंजेस थे, जब इनकी शासन व्यवस्था को अंग्रेजी सरकार के द्वारा मान्यता दी गई और उसमें एक नया पद बनाया गया तहसीलदार का। तो एक तहसीलदार जो पद है वो बाद में ऐड किया हुआ है, बाकी जितने भी पद हैं वे सभी जो परंपरा यानी कि पहले प्राचीन रूप में जो मिलते थे आज भी वही हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि मुंडा जनजाति में मुंडा जो होता है वो धार्मिक ग्राम का प्रमुख होता है, हाथू मुंडा जिसको बोलते हैं। तो मुंडा वहाँ मुंडा जो था वो गांव का प्रधान का पद था, लेकिन अभी के समय में मुंडा जनजाति में सभी लोग अपना टाइटल मुंडा रखते हैं, जबकि हो जनजाति में गांव का प्रधान जो है वो मुंडा होता है, लेकिन अन्य जातियों का ये टाइटल नहीं होता है। जो आज से पहले था आज भी वही चला आ रहा है और मुंडा एक पद है ना कि टाइटल। इसलिए यहाँ हम ये बात करेंगे कि आखिर चेंजेस कहाँ है मुंडा के जनजातीय शासन व्यवस्था में और हो के जनजातीय शासन व्यवस्था में। मुंडा के जनजातीय शासन व्यवस्था में पद अलग अलग हैं, हो जनजाति की शासन व्यवस्था में पद अलग अलग हैं। मुंडा जनजाति में मैंने आपको 3 स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था बताई थी, जबकि यहाँ हो जनजाति में मात्र 2 ही प्रशासनिक स्तर हैं। आइए देखते हैं मुंडा हो जनजाति की। जैसा कि अपने पिछले जनजातियों के क्लास में मैंने किया था, यहाँ भी 4 ग्रुप में हम इसका डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम अध्ययन करेंगे हो जनजाति के परिचय का जानकारी लेंगे, दूसरा में प्रशासनिक स्तर देखेंगे और तीसरा भाग में देखेंगे मुंडा जनजाति में हो जनजाति में प्रशासनिक पदाधिकारी कौन कौन हैं और उनके क्या कार्य हैं। तो उसके बाद चौथे पार्ट में देखेंगे कि अन्य कोई
इससे रिलेटेड यदि शब्द छूटा हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं इसका हो जनजाति के परिचय के बारे में। तो हो जनजाति जो है वो झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। चौथी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो हो जनजाति है। इसे कोल भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ ध्यान में रखेंगे कि कोल भी इन्हें कहा जाता है। हम आगे आपको डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हो जनजाति जो है वो प्रोटोस्टलाइड ग्रुप की या प्रजाति की मानी जाती है। इनकी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की है। इनके भाषा का जो लिपि है उसके बारे में कई किताबों में उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि हो जनजाति के भाषा का भी आविष्कार हुए, लिपि का भी आविष्कार हुआ है, जिसका मेंशन झारखंड के ऑथेंटिक जो गजट है, झारखंड गजट, उसमें किया गया है। आइए देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले ये प्रजाति कौन सी है? तो प्रोटोस्टलाइड प्रजाति की है। भाषा इसका क्या है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक है। प्रारंभ में इनका जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था, लेकिन अभी यह समाज पितृसत्तात्मक हो गया है। ठीक है, विवाह जो है वो अपने गोत्र में निषिद्ध है, यानी कि अपने गोत्र में विवाह नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो विवाह है उसमें कुछ कुछ चेंजेस आए हैं। पहले इनका विवाह का जो पद्धति था वो अलग था, अभी कुछ अलग है। लेकिन सामान्यता यदि माने तो विवाह जो होता है अपने गोत्र से बाहर के गोत्र में होता है। यदि कोई लड़का लड़की यदि अपने सेम गोत्र में विवाह कर लेते हैं तो उनको जाति से यानी समाज से बहिष्कार किया जाता है। लेकिन यदि समाज को भोज भात देते हैं तो उसके बाद फिर उन्हें समाज में ले लिया जाता है। आगे देखते हैं, विवाह में जो वधू मूल्य होता है उस मूल्य को यहाँ इस जाति जनजाति में गोनोंग कहते हैं। ठीक है, वधू मूल्य को इस जनजाति में गोनोंग कहते हैं। युवा गृह को जो मुंडा में कहते थे वही हो में भी कहा जाता है। हो जनजाति में युवा गृह को गीति ओरा कहते हैं। ठीक है, युवा गृह को क्या कहा जाता है? गीति ओरा। अब यहाँ आपको क्वेश्चन देगा कंफ्यूज करने के लिए। एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन होते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे जेएसएससी हो, चाहे अन्य एग्जाम हो झारखंड के, चाहे आप सेंट्रल लेवल का किसी भी एग्जाम में बैठे, तो एक आध दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग का टेस्ट करते हैं। तो इसमें यहाँ टेस्ट करने वाली बात आपको यदि देगा, क्वेश्चन देगा, तो क्या करेगा सो देखिए कि इनमें से किस जनजाति के युवा गृह को गीति ओरा कहा जाता है। आप याद करके जाएंगे मुंडा का, लेकिन ऑप्शन में मुंडा और हो दोनों रहेगा। तो होता क्या है कि हम लोग 4 ऑप्शन देखते हैं और फर्स्ट ऑप्शन आपको देगा मुंडा और चौथा ऑप्शन देगा हो। ठीक है, एक्चुअली में हम लोग इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं ऑप्शन देखने के बाद कि पहला ऑप्शन देखे मुंडा, टिक कर दिए, हम 3 ऑप्शन भी नहीं पढ़ते। ये आदत आप नहीं लगाएंगे एग्जाम में जब तक कि चारों ऑप्शन आप ना पढ़ें, टिक नहीं करेंगे। यदि आप टिक कर दिए फिर भी आदत डालिए 3 अन्य ऑप्शन जो दिया हुआ उसको भी पढ़ने का। तो इसीलिए इस यहाँ क्वेश्चन को आपको देने की संभावना बनती है, इसलिए कि यहाँ कंफ्यूजन पैदा करेगा और आपको एक ऑप्शन दे देगा ए एवं डी दोनों। ठीक है, इसीलिए ध्यान से इस तरह के प्रश्नों में जब तक आप ऑप्शन चारों ना पढ़ें तब तक टिक ना करें। ये आदत बना लें कि किसी भी प्रश्न का जब तक हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे हम टिक नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए गीति ओरा को हम देख लिए। इसके बाद इनकी जो लिपि है, जो भाषा की लिपि है लिखने की, उसको उसके नाम में बड़ा ही कन्फ्यूज़न है। कहीं 12 चिति देखने को मिलता है, 12 चिति नाम है, कहीं वारण चिति लिखता है, कहीं वारंग चिति लिखता है। एक ही लेख में 3-3 नामों का उल्लेख किया गया है।
एक हम थीसिस देख रहे थे, उस थीसिस में इन तीनों नामों का उल्लेख किया गया है हो जनजाति का। हो जनजाति से संबंधित एक थीसिस प्रकाशित हुआ था, उस थीसिस में इसके बारे में लिखा गया, तीनों नामों का उल्लेख किया गया। इसीलिए मैंने यहाँ तीनों नामों को यहाँ मेंशन कर दिया है, 12 चित्ती या वारण चित्ती या वारंग चित्ती। चित्ती तीनों में है, शुरू का जो शब्द है उसमें जरा डिफरेंसेस मिलते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। वारंग चित्ती, चित्ती याद रखिएगा कि इनकी भाषा का जो लिपि है वो वारंग चित्ती, बारह चित्ती या वारण चित्ती, जो भी हो, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हो जनजाति की प्रशासनिक स्तर को, ठीक है। प्रशासनिक स्तर इनका 2 भागों में विभक्त है, एक है ग्राम स्तर पर और दूसरा है पीड़ स्तर पर। जिसको हम परहा कहते थे उसी का नाम यहाँ पीड़ रखा गया है, ठीक है। पीड़ में 5 से 15 गांवों का समावेश होता था। 5 से 15 गांवों को मिला करके एक पीड़ बनता था, जिसका मुखिया मानकी होता था। कहीं कहीं इसे पीड़ राजा भी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ग्राम स्तर पर जो मुखिया होता है उसको मुंडा कहते हैं, जबकि पीड़ स्तर कर मुखिया को मानकी कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रशासनिक पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ग्राम स्तर पर कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं, उसके बाद देखेंगे पीड़ स्तर पर कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं। तो ग्राम स्तर पर सबसे पहला जो ग्राम प्रमुख है वो है मुंडा, ठीक है। सबसे पहला जो है वो है मुंडा। ये क्या है तो ग्राम का प्रमुख है, ठीक है, ग्राम प्रमुख है। और डाकुआ दूसरा है, डाकुआ ये क्या है तो मुंडा का सहायक है, ठीक है। मुंडा का सहायक है, यानी कि ग्राम का प्रशासन करने में मुंडा को सहायता करने वाला कौन सा पद है तो है डाकुआ। ध्यान देंगे नाम से लगता है कि डाक लेने वाला यानी संदेशवाहक होगा, लेकिन यहाँ संदेशवाहक नहीं है बल्कि यह ग्राम प्रमुख का सहायक है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दिवरी। तो यहाँ याद करने का देखिए, दिवरी जो है वो धार्मिक प्रधान है गांव का। इसके साथ साथ यदि धर्म के से संबंधित या धार्मिक कोई विवाद होता है तो उसको निपटाने का काम दिवरी करता है, ठीक है। दिवरी क्या है, धार्मिक प्रधान है गांव का या धार्मिक प्रमुख कहते हैं। धर्म से संबंधित या विवाह शादी से संबंधित किसी तरह का जो कार्यक्रम होता है तो उसका नेतृत्व कौन करता है तो दिवरी करता है। और इसके इस कामों में सहायक होता है यात्रा दिवरी, ठीक है। यात्रा दिवरी क्या है तो दिवरी का सहायक है। उसके बाद है तहसीलदार। तहसीलदार का पद आया 1831-32 के कोल आंदोलन के बाद, जब यहाँ विल्किंस रूल लागू किया गया, ठीक है। तहसीलदार को आप ध्यान में रखेंगे। तहसीलदार पद जो है वो परंपरागत जो शासन व्यवस्था है हो जनजाति का उसमें यह पद नहीं था, बाद में ये आधुनिक समय में ये पद जोड़ा गया है। इसका काम क्या था कि राजस्व आदि जो चीज़ें होती थी या मालगुजारी जो होती थी उसको वसूलने का काम करता था, यानी कि गांव का ये क्या था राजस्व अधिकारी, ठीक है। अब आते हैं पीड़ स्तर पर। आपको बता चुके हैं कि 5 से 15 गांवों का मिला करके एक ग्राम बनता था, एक अंतर ग्रामीण पंचायत बनती थी जिसको पीड़ कहा जाता था, और उस पीड़ का हेड या मुखिया को मानकी कहा जाता था। कहीं कहीं इसे पीड़ राजा भी कहा जाता था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब होता है कि यदि ग्राम स्तर पर, अब इस चीज को समझते हैं प्रशासनिक व्यवस्था को। ग्राम स्तर पर किसी मामले का यदि निपटारा नहीं हो पाता है तो उस मामले को भेजा जाता है अंतर ग्रामीण पंचायत में, जहां की सभी ग्राम प्रमुख यानी कि मुंडा लोग मिल करके बैठते हैं और उस समस्या का समाधान खोजते हैं।
जब यह समाधान उस मानकीय स्तर पर भी नहीं होता है तो 3 मानकियों का एक कमिटी बनती है। 3 मानकियों का एक कमिटी बनती है जो उस मामले का समाधान खोजती है और वो लास्ट होता है, अंतिम होता है। अब यहाँ ये ध्यान में रखेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रशासनिक व्यवस्था 3 स्तर की होगी। नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था 3 स्तर की नहीं है, 2 ही स्तर की है, एक पीढ़ स्तर और एक ग्राम स्तर। पीढ़ स्तर पर यदि मामला नहीं सुलझता है तो आसपास के जो मानकी होते हैं उनमें से 3 मानकी को बुला करके उसकी एक कमेटी बनती है, उसके बाद उस मामले को सुलझाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इससे आगे का अन्य में क्या क्या चीजें हैं। तो अन्य में आपका है कि हो जनजाति में एक ग्राम देवता होते हैं, गांव के देवता होते हैं जिनको देशावली कहा जाता है। अब क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा कि सर उधर ग्राम देवता के बारे में नहीं बताए, यहाँ क्यों बताए? तो हम आपको सिर्फ अभी इतना हिंट कर दे रहे हैं कि देशावली जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको आगे इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। अभी इतना याद रखिए कि ग्राम देवता को देशावली कहा जाता है और किस जनजाति से संबंधित है तो हो जनजाति से। आगे समझाएंगे, आगे आपको समझ में आएगा जब झारखंड की क्लासें और भी आगे बढ़ेंगी तब। ठीक है, अब है कि इससे जुड़े हुए एक चीज और है जो कि इस शासन व्यवस्था से जुड़ी हुई है, इसलिए उसका चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं कि 1831-32 में कई किताबों में 1830 से 32 लिखता है, तो आप उस रीजन को समझ लें, उस ईस्वी सन को याद रख लें कि 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ। उसके नेतृत्व करता थे सिंध राय मानकी और बिंद राय मानकी। ठीक है, सिंध राय और बिंद राय मानकी। ठीक है, इस विद्रोह के बाद यहाँ एक शासन कैप्टन आया था जिसका नाम था कैप्टन विल्किंसन। जब इस हो जनजाति का जो विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह, इस विद्रोह को उसी ने दबाया, लेकिन विल्किंसन के ही प्रयासों से यहाँ एक रूल आया जिसको विल्किंसन रूल कहा जाता है। और इस रूल के हिसाब से इस जो बना था नियम, उस नियम में हो जनजाति की शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता दे दी गई। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हो जनजाति की शासन व्यवस्था को मान्यता, कानूनी मान्यता अंग्रेजों ने कब दी, तो उसका आंसर होगा 1837। ठीक है, आप ये याद रखिए कब, जब विल्किंस रूल आया था। विल्किंस रूल में लगभग 31 प्रस्ताव हैं, किसी बुक में 32 है लेकिन 31 प्रस्ताव हैं, आप 31 याद रखें। हम आपको विल्किंस रूल भी बताएंगे क्योंकि सीएनटी और एसपीटी और अन्य जो भूमि संबंधी कानून है उसमें से ये भी आता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान में रखें कि विल्किंस रूल में 31 प्रस्ताव है जिसको लागू किया गया था 1837 में, और इसको बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कैप्टन विल्किंस ने। ठीक है, विल्किंसन इसका नाम था लेकिन प्यार से यहाँ के लोग इसको विल्किंस बोलने लगे। ठीक है, चलिए ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ आपका इसमें क्या कहते हैं, हो जनजाति की शासन व्यवस्था को। अब देखिए, हो जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था भी कहते हैं और मुंडा जनजाति की भी शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहते हैं। अब इससे आगे एक और शासन व्यवस्था बचता है जो है नागवंशी शासन व्यवस्था, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, मुश्किल से 10 मिनट का होगा। मिलते हैं उस अगले वीडियो में जिसमें नागवंशी शासन व्यवस्था का जिक्र होगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।